बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। नाज़रीन, आज इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मेरे हिस्से में आई है। आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ज़ाहिर है जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि PDM की जानिब से अब लॉन्ग मार्च की बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब से चंद लम्हों पहले हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ भी उनके साथ बराजुमान थी, वहाँ पर यह ऐलान कर दिया गया है कि 26 मार्च से बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में काफ़िले जो हैं वो रवाना होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रही है PDM की, वो ये कि एक जानिब तो PDM सड़कों का भी सहारा ले रही है, सड़कों पर भी आ रही है, तो दूसरी जानिब वो पार्लियामान में भी मैदान को खाली नहीं छोड़ रही है। और इसकी जीती जागती मिसाल हमें नज़र आई जब हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मारा और अपोजिशन जो है उसको एक एज हासिल हो गई। इसी तरह से जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी मैदान को खाली नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में जीत उनके हिस्से में आई और अब यूसुफ रज़ा गिलानी को ही चेयरमैन सेनेट के लिए PDM की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार या मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के तौर पर मुतारिफ़ करा दिया गया है। तो अब चाकू छुरियां जो हैं वो दोनों जानिब से तेज़ हो गई हैं 12 मार्च के लिए, क्योंकि 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है और एक ऐसा ऐवान बाला जहाँ से कानून साजी होती है। अब एक बार फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से माजी में यहाँ पर पैसा चला, एक बार फिर पैसा चलेगा। ये पैसा चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा, इस प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और क्या कुछ आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, खासकर सुबह को लेके जहां पर कुछ अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इन आवाज़ों में कितनी सदाकत है ये सब भी हम जानेंगे और मैं प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करा दूं। हमारे साथ PTI की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें कैसर अहमद शेख साहब और हसन मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जी आपको। और क्योंकि PDM जो है उसने ऐलान कर दिया है 26 मार्च को, तो मैं सबसे पहले कंवल शोज़ब साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। अब आप लोग तैयार हैं? अभी भी आप लोग घबराएंगे या बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि 26 मार्च से आगाज़ हो जाएगा लॉन्ग मार्च का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, लॉन्ग मार्च से हमें क्या घबराने की ज़रूरत है। मार्च के महीने में इन्होंने मार्च की थी, बिलावल ने तो सिंध में की थी मार्च। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अजीज़ बेमन साहब बेचारे वफात पा गए और उनके कातिलों को भी आई थिंक अब एक्सपोज करने का टाइम है। वो भी खासे गुमनाम से हो गए। तो मार्च ज़रूर करें। पहले भी इन्होंने बहुत कुछ किया, पहले इस्तीफ़े भी लिए इधर से उधर, उधर से इधर। फिर उसके बाद वो चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन से वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मौलाना फजलुर रहमान से वो मर्तबान में गए और उसके बाद वो तेल डाल के बंद करके रख दिया। वो एटम बम बन रहे हैं 2023 में जो इन्होंने चलानी है। तो इस तरह की इनकी सियासत है, वो हमें पता है। इसलिए हमें ना घबराने की ज़रूरत है, ना पहले थी और ना अब है और ना आगे होगी। जब आपकी साफ़ सुथरी सियासत हो और आपने हकीकत में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना हो तो फिर ये प्लस माइनसेस जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने मौरूसियत के लिफाफे में सियासत चमकानी हो और उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंकना हो और आवाम के हिस्से का पैसा जो आप किसी आवाम पे खर्चने के लिए की बजाय लूट के अपनी तिजोरियां भरें, तो वो फिर आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, लेकिन कंवल साहिबा जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो जाहिर है जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। और इसको रखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वो इलेक्शन में आए थे 2018 में, तो उससे पहले वो कहते रहे थे कि जी मैं इलेक्टेबल्स की सियासत पे भरोसा नहीं रखता या एतमाद नहीं करता, लेकिन मजबूरी उन्होंने फिर बाद में बताई कि इलेक्टेबल्स के बगैर तो वो सियासत में आ नहीं सकते। तो फिर जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड की रियलिटीज़ को देखना पड़ता है ना। अब चाहे पैसा चल रहा है मुबैना तौर पे या जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कब तक आखिर लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए तो फिर कितना धचका पहुंचेगा तहरीक इंसाफ को? सलमान, अब आपने जितना लंबा सवाल किया ना, इतना ही काइंडली आपने मेरा जवाब लेना। उससे पहले मुझे प्लीज मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपके इस लंबे सवाल का जवाब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलें जी। देखिए जी, रियलिटीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परसेप्शन भी काफ़ी मैटर करती है। जो हमारे आप जैसे भाई हैं वो बनाते हैं, तो हमारा काम है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सियासत में आने से कोई नहीं रोकता।
असम्बली में आने से में और हुकूमत में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिनको फेस करना पड़ता है और पता लगता है कि किस तरीके से सिस्टम को गर्दन से पकड़ा गया, कैसे उसको हाईजैक किया गया, कैसे उधर बॉटलनेक्स क्रिएट किए गए, किस तरह डीप रूटेड चीज़ों को कंट्रोल में किया गया, इदारों को कैसे तबाह करके बर्बाद करके अपने कंट्रोल में किया गया। तो ये बड़ी बड़ी रियलिटीज़ हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा बताते रहते हैं और हम उनके नुमाइंदे भी बताते रहते हैं, और ये हमारा काम है और आपका भी मेरे ख्याल में यही काम है कि आवाम को हकीकत बताई जाए कि किस तरीके से सिस्टम को पॉल्यूट किया गया है। जहां तक आपने कहा कि सेनेट में वो इलेक्शन जीत गए, बिल्कुल जीते नहीं है, इलेक्शन खरीद के लेके गए हैं। और सारी दुनिया ने देखा कि आधी रात को जब डीलें की गई, जब ऑफरें की गई, 14 या 12 MNAs का अलग ऐलान कहा गया कि उनको टिकटों की लालचें दी जा रही हैं, उनको और भी बड़ा कुछ दिया जा रहा है। कभी डेवलपमेंट फंड के नाम पे उनको बताया जा रहा है कि 5 करोड़ आपकी जेब में जाएगा और जितना खर्चा करवाना है करवा लो। लेकिन जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आई तो दिन दहाड़े किसी में इखलाकी जुर्रत नहीं है अपोजिशन में से कि आके असेंबली में बैठे और उसको फेस करे और उन 12 या 14 MNAs को अलग ऐलान कहे कि आओ हमारे साथ आके बैठो और फिर उनके जागे हुए ज़मीर पूरी दुनिया को दिखाएं। तो बात सारी ये कि जिस तरह के यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उसी तरह का उन्होंने इलेक्शन किया और आपने मेरा क्लिप अभी चलाया है। हमारा तो प्रिंसिपल स्टार्स ही यही है कि एक शख्स जो चोर दरवाजे से एंटर हुआ, जिसने दूसरों का मैंडेट खरीदा है, वो किस तरीके से आप उसको नॉमिनेट कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट। वैसे तो वो बड़ा सही इन्होंने चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट किया। पीडीएम का इसी किस्म का इसी एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहरे, पीडीएम के लिए इसी किस्म का कैंडिडेट हो सकता है जिसका जब तक पूरा आप कैरियर उठा के दाग धब्बे ना देख लेना, क्योंकि इनके लिए तो दाग तो बहुत अच्छे होते हैं और जब तक दाग ना हो तो फिर तो इनका बंदा ही नहीं वैलिड हो सकता। साफ शफाफ आदमी तो इनको सूट ही नहीं करता, जैसे ये खुद है वैसे ही इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया क्योंकि आपने यूसुफ रजा गिलानी का कहा है और खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बबांगे दुहल करप्ट तरीन इंसान कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को। एक ऐसे शख्स के लिए ठीक है कि उनको नाअहल किया गया था, उन्होंने अपनी सज़ा 5 साल की पूरी कर ली। उसके बाद हमने देखा कि जब वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं तो अब भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। फिर एक सबको याद होगा तोशाखाना केस भी सामने आया था। उन सबको बुनियाद बनाकर एक करप्ट तरीन इंसान कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से। तो इसका जवाब जो है ज़ाहिर है हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उनसे हम ले लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब फरमाइएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को ये कहा जा रहा है कि जी वो करप्ट तरीन इंसान है, तो एक अगर करप्ट तरीन इंसान मुबैना तौर पे जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो चेयरमैन सेनेट अगर बन जाता है तो फिर कानून साजी जो है वो एक करप्ट इंसान कर रहा होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही है। चलें वो जब आएंगे लाइन पे उनसे हम जवाब ले लेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, सर ज़रा आपकी तरफ आ जाते हैं। ये आप लोग टिकटों का कभी जो है वो लालच दे देते हैं, ठीक है, ये इल्ज़ाम लग रहा है ना आप पे कि जी आप टिकटों की लालच दे देते हैं। इसके अलावा पैसा चल रहा है जी, पैसा चल रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आने वाला सेनेट इलेक्शन है उसमें भी चलेगा। तो इकट्ठे होकर जो 16 लोग जिनको सेनेट इलेक्शन के लिए ख़रीदा गया, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हो रहा तो उस वक्त भी उनको आप लोग ले आते सामने कि भाई ये तो हमारे साथ खड़े हैं, तो उस वक्त जो है वो सारे काम पर्दे के पीछे क्यों हो रहे थे? कैसर साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये जो इलेक्शन है ना, ये खुफिया बैलेट का, ये तो अपना चॉइस का इलेक्शन है कि जिसकी को कोई पसंद है वो उसको वोट देता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये बार बार पैसे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे ज़िला चंडियोट में 2 हल्के हैं। ये हसन मुर्तज़ा भी मेरे साथ, मैं MNA बना हूं और ये मुस्लिम लीग नवाज से, और ये MPA बने हैं उसी मेरे हल्के से, पीपल पार्टी से। अब इसके साथ साथ हमारे दूसरा जो MNA का हल्का है ना, उसमें PTI के उम्मीदवार बने हैं चंडियोट से। तो अब एक हल्के में तो डेवलपमेंट का सारा करोड़ों रुपए का और अरबों रुपए की कमिटमेंट्स हो रही हैं ये डेवलपमेंट की, यानी चंडियोट के ही एक ही ज़िला है, 2 हिस्से हैं, DC भी वही है, सारे उनके बाकी जो अफसर भी वही हैं। एक हिस्से में तो ये बार बार कहा जा रहा है उनको करोड़ों रुपए दिए गए, और कहा हमें जा रहा है कि हम कोई इसका सबूत नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ना, यहाँ क्या हुआ था, जब सेनेट में इलेक्शन हुआ तो बावजूद के अक्सरियत थी अपोजिशन की, तो उसमें जो कैंडिडेट बने, आपको पता है उनके पास कितनी पोजीशन थी। जो सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी साहब चेयरमैन बने, उस वक्त कोई इनको याद नहीं था। आज फिर इनकी तो अभी अक्सरियत नहीं है इस वक्त। देखिए ना, अगर तो
सिर्फ जमात की बुनियाद पे अगर किसी ने बनना हो तो इस वक्त तो अक्सरियत वहाँ पे पीडीएम की है और उनकी अक्सरियत नहीं है, तो इनको फिर इलेक्शन यहाँ लड़ाने की ज़रूरत क्या है? किस तरीके से ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे चेयरमैन का, जबकि अक्सरियत ही नहीं है? खुद मानते हैं इनके पास वोट नहीं है। तो बात यह है कि अगर यही तय हो जाए कि किसके कितने वोट हैं तो फिर इन इलेक्शनों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तो वैसे नॉमिनेट कर दें किसी को। अच्छा, अब सिर्फ चोर डाकू तो इनकी कोई नई स्टोरी नहीं है। जब से आए हैं इनके पास क्योंकि और अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाने का कुछ है नहीं, कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। परफॉर्मेंस दिखा तो रहे हैं, 24 घंटे में 4 शहरों के विजिट कर लिए हैं वजीर आला पंजाब ने और 12 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, तो ये एकदम तेजी कैसे आ गई है एक बात परफॉर्मेंस में? जी मैं एक बात करता हूं, देखिए मैं आपको एक बात करता हूं, आप समझेंगे इस बात को कि केक जो था ना, जब हम 2018 में हमने छोड़ा ना, तो केक का साइज 320 अरब डॉलर का था। अब वो बजाय बढ़ने के 290 अरब डॉलर हो गया, यानी 3 साल में, 2.5-3 साल में 320 अरब हम छोड़ के गए डाले। इसमें कोई फ़र्क हो तो मुझे बता दीजिएगा। कमल छोदर साहब बड़ी समझती हैं बात को। अगर इन फिगर्स में फ़र्क हो कि उस वक्त कौमी आमदनी 22 करोड़ लोगों की कुल आमदनी, उसमें सब चीज़ आ जाती है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर इम्पोर्ट बढ़ी है या कम हुई है, अगर कोई रेमिटेंस बढ़ी है, अगर कोई चीज़ भी हो, सर्विस, एग्रीकल्चर कोई बड़ा है, सब चीज़ें उसमें शामिल हो गई। यानी 320 अरब छोड़ के गए थे, आज वो केक का साइज 290 अरब हो गया डॉलर। और फिर उस छोटे केक का भी बड़ा टुकड़ा यहाँ जो देख रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स, वो कमाई कर रहे हैं। और जो आम आदमी की हालत है, यहाँ हम जाते हैं अपने हलकों में, और जिस तरह वो बद्दुआएं दे रहे हैं, और जिस तरह ये नायल हुकूमत को, और जिस तरह वो कंडेम्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोई, अच्छा खुद आपने देख लिया जो इलेक्शन हुए अभी, इवन केपीके से जहाँ से इन्होंने पूरी मेजॉरिटी हासिल की, वहाँ के इलेक्शन में भी आपने खुद देख लिया शहरा का कि वहाँ पे क्या हुआ। तो ये, अच्छा अब ये देख रहे हैं कि सेनेट में भी लोग इनसे बेजार थे ना, इन्हीं के अपने लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। अब हमारा, अभी हमने तो पहले दिन से ही कहा था ना कि 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे। खुद शेख रशीद साहब का कल बयान था कि लॉन्ग मार्च करना हर एक का हक है। अब इनको बिलबिला क्यों रहे हैं? अब इनको तकलीफ किस बात की हो रही है? वो तो ये भी कहते हैं ना कि ये धरनों से और लॉन्ग मार्च से जो है हुकूमतें जाती नहीं है, गिरती नहीं है। शायद यही वजह है कि जो पीडीएम है, यानी आप लोग जो हैं, पीडीएम जो है वो यही कोशिश कर रही है कि पार्लियामान से भी लड़ा जाए, पार्लियामान के अंदर रहकर भी, और फिर सड़कों का सहारा भी लिया जाए, जो कि शायद तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था और वो सिर्फ सड़कों पर ही आ गए थे। बहरहाल लामाला उन्हें इलेक्शन जो है वो तो कंटेस्ट करना ही पड़ा। इलेक्शन के नताइज जो हैं वो कैसे आए, किस तरह आए, ये एक अलग डिबेट है। हसन मुर्तज़ा साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ ही आऊँगा क्योंकि उस वक्त जो है वो आपको आवाज़ नहीं गई थी। पीपल्स पार्टी जो है वो जो हिकमत अमली इस वक्त इख्तियार की हुई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, ये पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसमें उस वक्त भी यही बात हुई थी कि जी फिलहाल हम दोनों मिलके मुशर्रफ को हटा देते हैं, उसके बाद फिर हम मेरी बारी तेरी बारी वाली, आपको याद होगा जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। तो क्या ऐसे ही होने जा रहा है कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान है, और जब ये अगर आप लोगों को जो है वो टारगेट हासिल हो गया तो फिर दोबारा अलग हो जाएंगे, तो ये पीडीएम फिर तितर बितर हो जाएगी? एक्सपायरी डेट क्या है पीडीएम की? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी आपकी ख्वाहिश है कि पीडीएम जो है वो टूटे, और नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है। एक जमहूरी, नहीं, आप जो बात आप करें उसको ओन भी किया करें। आप तहरीक इंसाफ के कंधे पे रख के ना चलाएं। आपने पहले भी, मैं आपकी आवाज़ आ रही थी, शायद मेरी आपको नहीं जा रही थी। एक दफ़ा तहरीक इंसाफ ने हमें करप्ट कहा होगा, कुछ 7 दफ़ा आपने भी पूरे दिल की भड़ास निकाली है कि जी चोर हैं जी, डाकू हैं जी। तो वो आप भी पूरा इंजॉय करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पीडीएम अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगी जी। पीडीएम को हम कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी देर तक है, और इस मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, आमरीत का रास्ता रोकने के लिए पीडीएम जो है उसको हम तोड़ने की कोई ख्वाहिशमंद नहीं है कि वो फिल फॉर टूटे। और जहाँ तक बारियों का ताल्लुक है, तो लोग जो है वो बारियां दिलवाते हैं। अगर लोग हमें 4 दफ़ा इलेक्ट करते हैं तो लोगों से जीत कर आते हैं ना। हम तो ना कभी किसी आमिर का सहारा लेते हैं, ना हम किसी इदारे का सहारा लेते हैं, नहीं हमने कभी किसी थर्ड कुव्वत की तरफ देखा है। हमने तो हमेशा जद्दोजहद की सियासत की है। सियासी कारकुन
सियासी अंदाज में ही चीज़ों को हम देखते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं और चीज़ों पर हम बात करते हैं। हमने कभी ना ज़ातियात की सियासत की है, ना इल्ज़ामात की सियासत की है, ना ही हमने इस मुल्क के अंदर इंतकामी कार्रवाई की है। हमारे खिलाफ केसेस भी बने, हमारे खिलाफ सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने इस मुल्क के अंदर लोगों के फलाह के लिए, इस मुल्क में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए हुए काम निकाल दें तो मैं नहीं समझता कोई चीज़ आपको नज़र आएगी। ये अब 3 साल हुकूमत इनको करते हुए हो गई है और कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम था, हमें 5 साल जो मिले हैं वो कम मिले हैं। कभी कहते हैं हमारी टीम ठीक नहीं है, कभी कहते हैं कि इदारे तबाह हो चुके थे, कभी कहते हैं जी कि करप्शन बहुत हो गई थी इसलिए हम चला नहीं सकते। एक ही बात कहते हैं हसन मुर्तज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो पिछली हुकूमतों की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर मुझे बात तो वो भी पिछली कर लेने दें जी। मैं ये पिछली हुकूमतों की वजह से है। हर चीज़ इमरान खान साहब ने पिछली हुकूमतों पर डाल कर और लोगों को सुना कर इन्होंने ही मजबूर कर दिया है कि वोट भी पिछली हुकूमतों को ही दिए जा रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि तहरीके इंसाफ ने अपना किया कुछ नहीं है, उनके पास कारकर्दगी भी नहीं है, सिवाय नाकामी के तहरीके इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। ना कोई लेजिस्लेशन हो सकी है, ना इस मुल्क के अंदर कहते थे कि टैक्स पेयर्स की लाइनें लग जाएंगी और टैक्स जमा होगा और बाहर से लोग नौकरियां लेने आएंगे, ये वो कुछ नहीं कर पाए। डेवलपमेंट के नाम पे आप देख लें, पूरा पंजाब तबाह हुआ पर है, पूरा मुल्क तबाह हुआ पर है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, किसी महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। दवाइयों में आप देख लें 500% दवाइयां महंगी कर दी हैं, खाने पीने की एशिया हाथ डालने को नहीं है। यही खान साहब नहीं कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे जब चिकन महंगा होता था तो हमजा शहबाज का आ रहा है और नून लीग का चिकन आ रहा है इसलिए महंगा है। अब किसका चिकन आ रहा है जो महंगा हो रहा है? आज आप बाजार जाएं कोई चीज़ लेने, आपको पता चले कि हालत क्या हुई पड़ी है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। मैं खरीदारी खुद करता हूँ, मुझे अंदाजा है चिकन की प्राइसेस रोजाना जिस तरह बढ़ रही है उसका अंदाजा है। हसन साहब, क्योंकि जाहिर है आप अब अवामी मसाइल में बात कर दी है ना, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके जानेंगे कि आखिर PDM जो है उसका मकसद क्या है। क्या अवामी मसाइल का हल है या फिर PDM चाहती है कि उसे हुकूमत मिल जाए, या फिर जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का खात्मा चाहते हैं। आखिर मकसद क्या है, ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक जी। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के लिए 12 मार्च का दिन है और उस दिन सब देखेंगे कि कौन कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि एक बार फिर हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी को ही उम्मीदवार नामज़द किया गया है। उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, लॉबिंग कर रहे हैं वो भी, और साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अब चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द कर दिया गया है। PDM के वो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, जो कि मैं कमल शोज़ब साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस वक्त नुमाइंदगी करी उनके सामने रखते हैं। कमल साहबा, जब हो रहे थे इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए, तो उस वक्त जाहिर सी बात है ये कहा जा रहा था कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो जीत जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो तो हुकूमत के पास है, एलाइज उनके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब किस बुनियाद पर, जो कि इस वक्त अपोजिशन आपसे सवाल भी कर रही है, किस बुनियाद पर एक ऐसी सेनेट जहाँ पर इस वक्त अपोजिशन को अक्सरियत हासिल है, वहाँ पर आप क्यों कंटेस्ट करने जा रहे हैं? सादिक संजरानी पर इतना भरोसा क्यों है कि उनको वोट मिल जाएंगे और कैसे मिल जाएंगे? देखिए सलमान, पहले तो जो इन दोनों ने बहुत सारे सवालात उठाए और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हुकूमत पर, मैं उनको ज़रा क्लैरिफाई कर दूं, फिर आपके इस सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। ठीक। दोनों मोहतरमान ने फरमाया कि, और कैसर साहब बड़ा केक के बारे में जिक्र फरमाते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को केक ही समझ के खाते रहे इतना अरसा। तो मैं इनको ज़रा बता दूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में आपकी जो एक्सपीरियंस हुकूमत है वो $20 बिलियन छोड़ के गई थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था जिसको हमने सरप्लस में चेंज किया, और 17 साल बाद पाकिस्तान का जो डेफिसिट है करंट अकाउंट का वो सरप्लस में गया है। ये भी वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको कोट कर रही हूँ, मुख्तलिफ सोर्सेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ में बस ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में या जीरो नहीं हुआ था, ये भी बता दीजिएगा एड ऑन करने के लिए। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 बिलियन पे खड़ा था, आज वो सरप्लस है। पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियली डॉलर को रोका गया और उसको ओवर रेट रखा गया रुपी की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लिटरली जीरो पे खड़ी रही,
और इंपोर्ट आपने $60 बिलियन की इनके दौरे हुकूमत में। ये खुद एक काम बिजनेसमैन है, इनको शायद समझ होगी कि जब इंपोर्ट लेट इकोनॉमी होती है तो हम उसको हीटेड इकोनॉमी कहते हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें आप इंपोर्ट्स डॉलर क्योंकि सस्ता रखते हैं तो आपकी जो मुल्क है वो इंपोर्टेड स्टफ की जन्नत बन जाता है और आपके मुल्क से डॉलर्स बाहर जाने शुरू हो जाते हैं। कमाई आप कर नहीं रहे हैं, खर्चे आप बढ़ाई जा रहे हैं और कोई चीज़ आप अपने मुल्क में बना नहीं रहे हैं, बाहर से ला ला के और यहाँ बेची जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप कर्जे लेके डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए, यानी कि आप सड़कें बना लें, आप पुल बना लें, तो आपका ग्रोथ रेट ऊपर आना शुरू हो गया। आप जेल बना लें, सब कुछ छोड़ें, आप सिर्फ लैट्रिन बनाने शुरू कर दें ना, तो तब भी आपका ग्रोथ रेट आना शुरू होगा। लेकिन इसका वो ग्रोथ रेट मुझे ये बताएं कि सस्टेनेबल कैसे होगा, वो रिवर्स में आपको पैसे कैसे दे रहा है, या आप उससे रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। तो वो माशाल्लाह इत्तेफाक फाउंड्रीज की स्टील भी आती रही इत्तेफाक फाउंड्री से, और बाकी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां वहां से सीमेंट आते रहे और काम सारा कर्जे पे चल रहा था। तो इसी वजह से पाकिस्तान के कर्जे भी ऊपर गए। अब जहां तक इंडस्ट्री की बात कर लूं, 2016 में वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट दे रहा है कि आपके कम अज कम भी इन्हीं के इलाके में और फैसलाबाद में लूम्स बंद हुई तकरीबन 5 लाख, और ये कोट हुए हुए, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं शेयर कर दूंगी। 5 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। लूम्स जो है वो तकड़ियों पे तोल के लोगों ने लोहे के भाव पे बेची। आज वहां पे 52,000 लूम्स जो है वो काम कर रही है, 30,000 मजीद लग रही है, 24/7 काम चल रहा है। और आपकी कपड़े की और इंडस्ट्री में जो बाहर टेक्सटाइल के आपके ऑर्डर्स हैं वो आप पूरे नहीं कर पा सक रहे, इसलिए कि इतना ऑर्डर है। फर्स्ट टाइम आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़नी शुरू हुई है और आपको आमदन आ रही है। ये अब एक इकोनॉमिक पिक्चर है, अभी बड़ी छोटी सी मैंने बताई है। कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया जा रहा है कि उस पर आपको इंसेंटिवाइज करें कि किस तरीके से लोगों के लिए नौकरियां आप जनरेट करते हैं। इन्होंने कहा कि जी जमहूरियत हम मजबूत करें पीडीएम के थ्रू। माशाल्लाह ये पीडीएम के थ्रू आप जमहूरियत सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट करें। इससे पहले तो आप सारे गुत्थम गुत्ता थे। जो कल्चर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप जरदारी साहब की पिछली 5 साल की और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पिछले 5 सालों की और उससे पिछले 5 सालों की सिर्फ बातें उठा के सुन लें। सिर्फ इनकी आपस में नूरा कुश्ती चलती थी। बिलावल की बातें उठा के सुन लें, बीबी फरमाती थी मरियम बीबी इमरान जरदारी भाई भाई एक को वोट डालोगे इमरान को तो जरदारी को जाएगा। यही मैंने अभी सवाल जरदारी साहब का एक छोटा डायलॉग बोल दूं, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहरिए। जरदारी साहब ने कहा बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई और उन्होंने कहा मियाँ को अगर अब हमने माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा रीकैप था। अब आपने सवाल किया कि सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन, पहले मैं इतना बता दूं, इन्होंने कहा कि जी इनकी अपनी हुकूमती नुमाइंदों ने इनकी हुकूमत पे या वजीर आजम पे ट्रस्ट नहीं किया। 2 इलेक्शन, 2 उम्मीदवार थे, जनरल सीट एंड वुमेन सीट, दोनों पे वोटिंग हुई। मैं पोलिंग एजेंट थी, उस दिन मैं साथ खड़ी हुई थी। एक के बॉक्स से निकले 176 वोट, 2 उसके रिजेक्ट हुए। दूसरे के तकरीबन 168 निकले, 4 उनके रिजेक्ट हुए। एक ही हुकूमत के 2 नुमाइंदों को वही अरकान असेंबली फर्क तरीके से वोट करके गए। रीजन क्या है? क्योंकि एक सीट पे आपने लोगों से मुकमुका किया और उनके जमीर खरीदे, दूसरे पे किसी ने पैसा ही नहीं चलाया तो उन्होंने अपनी पार्टी को ही आके वोट किया है, किसी ने वहां से डाइग्रेस नहीं किया। अगर दोनों अरकान जो पार्टी हुकूमती नुमाइंदे थे, अगर दोनों के एक जितने वोट निकलते फिर हम आपकी बात से एग्री करते। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो जिनके जमीर जागे हुए थे वो आपके साथ आके क्यों नहीं बैठे और आप दिन दिहाड़े भाग क्यों गए? अब जहां तक आपने सादिक संजरानी साहब की बात की, मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमने तो 26वीं तरमीम भी पेश की, हमने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी देखा, हमने सदारती ऑर्डिनेंस भी लाए और इन्हीं का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 23वीं शेख जिसमें उन्होंने कहा टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए, हमने तो वो मौकफ पेश किया। इन्होंने ये चोर रास्ता खुला रखा है ताकि जिसने जिसको वोट देना है बकौल इनके अपनी जमीर की आवाज पे और वो ओपन है वो जाके दे सके। तो फिर अब शोर किस बात का है? आपका सिलेक्टिव मॉरल ग्राउंड्स क्यों है? आप अपने लिए कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हम मंडियां लगा के लोगों को खरीद ले तो ठीक है, लेकिन अगर कमल साहब आपने बड़ी तफसील से बात कर ली है और मौकफ जो है वो आपका आ गया। मैं यही ज़ाहिर है क्योंकि आपने कुछ इकॉनमी के जो हैं वो आदाद शुमार भी रखे हैं, तो कैसर शेख साहब जो हैं उनकी तरफ भी आप जाना है, लेकिन गालिबन एक ब्रेक जो है उसका टाइम हो गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर जो सवाल मैंने हसन मुर्तज़ा साहब से किया था ना कि पीडीएम की एक्सपायरी डेट जो है वो कब आ सकती है, कब होगी, तो वही हम सवाल जो है वो फिर अहमद साहब की तरफ भी, कैसर अहमद साहब की तरफ भी रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो ज़रा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसर अहमद शेख साहब क्योंकि PMNN को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसर साहब ज़ाहिर इकॉनमी पे बड़ी तफसील से बात की है, अब क्योंकि वक्त ज़रा कम है तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा क्विकली कुछ सवालों के जवाब दे दें कि क्या जो लॉन्ग मार्च अब होने जा रहा है जिसका आगाज़ 26 मार्च से होगा, उसका अंजाम या वो भी कुछ वैसा ही तो नहीं होगा जो लाहौर जलसा जैसे हुआ था? नहीं, इकानमी पे मुख्तसर इसलिए कि बहुत सी बातें कमल ने की है ना। असल में ये ना समझ लोग हैं, ये ना तो खुद को ही समझते हैं ना समझने को तैयार है। किसी से सुन लो भाई। बात ये आपने एक बात की कि आपके वक्त पहली बार ये हुआ कि नेगेटिव ग्रोथ हो गई, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने इनको कहा कि इकानमी का साइज टोटल 320 अरब डॉलर से 290 हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर डेट जो है हम छोड़ के गए थे 1100 अरब। अभी हमें जो भी तो आ गया ना, एक साल वो भी तो निकाले ना, उसने भी तो तबाही फैलाई है ना पूरी दुनिया में। वो आप जितना मर्जी निकाल लें, लेकिन पूरी दुनिया में ये नहीं हुआ। इंडिया इस वक्त हाईएस्ट ग्रोथ कर रहा है, हमारे बराबर है। मैं बात मुख्तसर पूरी दुनिया का मैं आपने बड़ी तफसील से बात नहीं, आपने बड़ी तफसील से बात की। अब आप सुनने, आपने इतनी देखिए, ये कोई तरीका नहीं है ना कमल, ये आपने इतनी तफसील से बात की, हम चुप होकर सुनते रहे। अब मुझे बताइए कि 1100 अरब रुपए हमें हमारे ऊपर ये करते थे कि आपने बड़ा सर्कुलर डेट बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, 2800 अरब हो जाएगा। अभी हमें फाइनेंस कमेटी में खुद बताया गया जून में। अच्छा, जो इनडायरेक्ट टैक्स इन्होंने लगा दिया, असद उमर हमेशा कहा करते थे असेंबली में कि भाई डायरेक्ट टैक्स जो अमीरों पे लगता है वो लगाओ, आप तो गरीब आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। अब जो पेट्रोलियम लेवी है वो पिछले साल के 6 महीनों में 137 अरब था, वो 275 अरब हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इनका कोई कल तो सीधी हो ना, ये तो भैंस के आगे बीज मर जाना है, इनको समझ तो आती नहीं। मैं सर ये बात करना चाह रहा हूं कि बजट खत्म कर रहा हूं, मैं बात समझ में आती नहीं आम आदमी नहीं, मैं ये आप भी बता देंगे, पब्लिक की समझ आएगी। ये एक बात कर्जे कहां तक पहुंचे, मैं आपको कितने पाकिस्तान GDP के कितने % इस वक्त जो है वो कर्जे 100% से क्रॉस कर गए। ये बातें तो आम आदमी नहीं समझता ना। वो तो कहता है भाई मैं मुर्गी खरीदने गया, कल 400 की थी, आज 450 की हो गई, उसके अगले दिन 500 रुपए की किलो बिक रही है। तो आम आदमी तो ये देख रहा है सर। अच्छा, वो क्यों बढ़ गई है कि जो बजट की वजह से ना इतने कर्जे लिए आप लोगों ने भाई, हमारी वजह से तो हमारे वक्त तो थे ना। ये 3500 अरब रुपए का बजट खसारा पाकिस्तान की तारीख का, जैसे आपने कहा ना ग्रोथ सबसे कम है इनके ज़माने में। असल बीमारियों की जड़ जो होती है ना वो बजट, यानी आमदनी कम खर्चा ज्यादा। इन्होंने तो खर्चे कम करने थे। सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो माँ होती है ना बुराइयों की, वो बजट का खसारा होता है, जो इनके जमाने में 3500 अरब हो गया और अगले साल 4000 अरब हो जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि आपने कहा था PDM के बारे में, तो PDM ने तो अभी ऐलान कर दिया है 26 मार्च को। आपके सामने पब्लिक किस तरह उनको वालेहाना उनका इस्तेकबाल करेगी और जो कुछ सूरत हाल है इनके सामने आ जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए ना सर, मेरे पास वक्त कम रह गया, मुझे हसन साहब का जरा कमेंट है लास्ट में, क्योंकि बड़ा जरूरी है। हसन साहब, आपने बात सुन ली दोनों जानिब से, ठीक है। मैं जो बार बार सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि हमने माजी को भी जहन में रखना है हसन मुर्तज़ा साहब, क्योंकि आप लोग तो खुद उसका बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। MRD हो या ARD हो, एंड में जाना इलेक्शन में ही पड़ता है सर। ऐसा तो नहीं है ये 2-2.5 साल भी गुजर जाएंगे ये करते करते सारा सब कुछ, और आखिर में 2023 का इलेक्शन आ जाएगा और PDM जो है वो फिर वैसे ही उसका खात्मा हो जाएगा जैसे कि ARD का हुआ। अल्लाह ना करे जी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, अल्लाह ना करे इस तरह हो। सवाल कर रहा हूं, चलना चाहिए। मैं ज़रा गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि इन्होंने ये किया और वो किया और फलां किया, कोई बात जो है लॉजिक के साथ करें। इन्होंने सरहद के अंदर 20-22 बंदे निकाल दिए जी कि उन्होंने करप्शन की है। यहाँ पर ये कहते हैं कि 16 बंदे जो हैं उन्होंने ज़मीर फरोशी की है, दूसरे दिन ज़मीर फरोशों से ये वोट लेते हैं। ये फिर तस्लीम करें कि आज ज़मीर फरोशों की हुकूमत है, कि इनकी हुकूमत उस पे बेस्ड कर रही है। मेरी अर्ज सुन लेना, जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये इन्हें कह ना चुप करें, जरा मुझे बात करने दें। ये शोर करके अपनी चोरी और डाके छुपाने की कोशिश करते हैं। आप सवाल नहीं कर सकती, आप हुकूमत है, आपने जवाब देना है। आपने जवाब देना है, आप हुकूमत है, आप सवाल नहीं कर सकती। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मालम जब्बा पे स्टे किसने लिया हुआ है?
फॉरेन फंडिंग केस पर जवाब दें। आपने किसने स्टे लिया हुआ, क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होने देते? आप सवाल ना आप करें, अपनी वो चोरियों अदालत और सवाल डाके करेगी। छुपाने आप के ये लिए बताइए कि आपने आप कौन क्यों से नहीं, 16 लोगों आप के चुप जमीन करें ना, खरीदे जरा थे? बात सुने। नाम लेना। आप आटा चोर क्यों नहीं है, भाग गए थे असेंबली आप से चीनी बाइकआउट चोर करके? नहीं है, वोट आप ऑफ चीनी कॉन्फिडेंस चोर में है, भाग आप क्यों गए थे? चोर है, आप सारा कुछ है। आपको बिलावल तो बाहर जाके इखलाकियात की बात ही नहीं कॉन्फ्रेंस करनी कर रहा था, चाहिए। अंदर आने की ये जरूरत इखलाकियात करते है कि हम तो आपको जरदारी सुने, साहब 20-20 हम लोगों आपके को झूठ रात को के भी अंधेरे सुने, में ऑफरे हम करते हैं, आपकी दिन में आते फजूलियात ना, को भी सुने, नाम हम देते आपके डाके भी अभी देखे, भी आप माल हम लगा आपकी रहे हैं चोरियां और भी लोगों को देखे। खरीदने की और कोशिश आपको कर जब रहे हैं। कहा जिस वक्त जाए, हम तरमीम आप लाते हैं तो आप चोर भाग हैं, जाते हैं, डाकू रजा हैं, रबानी लुटेरे बड़े हैं, अंग्रेजियां इस झाड़ते मुल्क हैं, की गरीब कोर्ट में कौम जाके को कहते हैं कि indirect मंडी taxes खुली रहने दो, लगाकर और यहाँ आप आपने हमें लूटा मॉरल है। सिखा रहे हैं। आपको जवाब मिलेगा। 1600 अरब रुपया आप सालाना आप लोग लेते हैं और अपनी अकाउंट भरते हैं। सिंध की आवाम को भूखा मार दिया, प्रॉक्सी वोट कंवल साहब, आप जरा आप उनका भी आने देना। आपने पहले भी बात की थी, बिल्कुल आपकी बात बिठा दी है। एक चोर को लाके आप लोग अपना कैंडिडेट बनाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, वो आप लोगों को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। आपने अपने गुंडों को, पीडीएम का कैंडिडेट अगर चोर ना होता तो फिर हम मानते ही ना कि ये आपने पीडीएम का आवाम की कैंडिडेट आवाज है। दबाने की कोशिश की। जैसी रूह आप वैसे हमेशा फरिश्ते। शुरफा की पगड़ियां उछालकर समझते हो कि आप कोई कुछ कहेगा नहीं। शुरफा हो आप झूठे तो भी उनकी हो, पगड़ियां आप टिकी नालायक रहती हैं। भी हो, जो आप शुरफा ना नायक हो, भी हो, उनकी पगड़ियां आप होती चोर नहीं, भी वो हो, वैसे ही हवा में आप होती हैं। डाकू भी हो, जो आपने शरीफ इस बनाए हुए कौम ना के अपने, साथ वो झूठ उनकी बोला आप ही है। के कंवल साहिबा, हसन मुर्तजा साहब, कौम के मुझे नौजवान उनका वक्त ख़त्म हो गया। कोई बहरहाल दोनों का जो है वो मौक़िफ़ अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि अवाम जो है वो किधर जाएँ, क्योंकि अगर इस तरह से अपोजिशन हुकूमत लड़ती रहेगी तो यकीनन जो अवामी मसाइल हैं उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे सकेगा। सलमान हसन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।